ओके। हम्म। देखो, व्हाट इज एजेंसी? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी। कई शब्द होते हैं जो एक्ट डिफाइन करता है। जब वो डिफाइन करता है तो उसका पर्पस होता है कि भाई इस एक्ट, इस वर्ड को जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ केवल उसी सेंस में लिया जाए। अगर कभी कोई शब्द डिफाइन नहीं किया जाता तो इसका ये मतलब होता है कि जो उसका जनरल मीनिंग है बिजनेस में, उसी मीनिंग से काम चल जाएगा। अलग से ज़रूरत नहीं है डिफाइन करने की तो वो नहीं करता। ऐसा नहीं कि हर वर्ड जो यूज़ कर रहा है उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। डिफाइन वो तभी करता है जब उसे उस वर्ड का एग्जैक्ट सेंस तुमसे फॉलो करवाना है। तो एजेंसी वर्ड का उस एज सच कोई ऐसा पर्पस नहीं है उसका। एजेंसी का जो जनरल मीनिंग लोग समझते हैं वही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात लिखिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच हो रहा है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उसको हम एजेंसी बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक। पर देखो, उसने भले ही एजेंसी ना समझाया हो पर उसने एजेंट समझाया है। एजेंट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट। एम्प्लॉयड मतलब उसे रखा गया है, उसे सौंपा गया है काम। एम्प्लॉयड करने का मतलब ये होता है ना, एम्प्लॉय, तो उसको रखा है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ऐसे ही ये वर्ड यूज हुआ है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट, कोई काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है। फॉर अनादर और टू रिप्रेजेंट अनादर, वो जो काम कर रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं होगा, उसके एक्शन से कोई और जिम्मेदार हो। एजेंट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनादर, टू डू एनी एक्ट फॉर अनादर, खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है। और टू रिप्रेजेंट अनादर, या किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये दोनों शब्द अच्छे समझ में आए? टू डू एनी एक्ट फॉर अनादर और टू रिप्रेजेंट अनादर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जो ये प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा कोई पर्सन है उसको क्या बुलाएंगे हम? थर्ड पर्सन। ये मैंने पहले भी समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जो पार्टी है वो थर्ड पर्सन। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की पार्टीज को हम एक ही लैंग्वेज में समझेंगे, थर्ड पर्सन। कोई डाउट इसमें? दूसरी बात, प्रिंसिपल कौन होगा सर? ये वो पर्सन है फॉर हुम, जिसके लिए ये एक्ट किया गया या जिसे रिप्रेजेंट किया गया। ये दोनों साइमल्टेनियस पढ़ने वाली चीज़ें हैं। जैसे एम्प्लॉयर को अकेला पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा जब तक एम्प्लॉय ना समझ में आए। वो रिलेशन है ही तब, एम्प्लॉय बोलेंगे ही तब जब कोई एम्प्लॉयर हो, या एम्प्लॉयर बोलेंगे ही तब जब कोई एम्प्लॉय हो। वैसे ही एजेंट अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली कोई प्रिंसिपल है, क्योंकि वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल बोलेंगे ही तब जब उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी के द्वारा। आई होप ये दोनों कहानी समझ में आई। ये अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ये जो है ये बंडल में ही आते हैं। प्रिंसिपल है तो एजेंट है, एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉय है, तभी एम्प्लॉयर है, नहीं तो काय का एम्प्लॉयर। फादर है तो सन है, फादर आप बोल रहे हो सन है तो बिना फादर के तो सन है नहीं। तो हमेशा ही जो चीज़ बंडल में चलती है उसको ये बात समझ लो, वो ऐसे ही डिफाइन होती हैं। ये वाली टर्म डिफाइन होते समय दूसरे की बात करेगी, वो वाली टर्म डिफाइन होते इसकी बात करेगी। ठीक। टेस्ट ऑफ एजेंसी। ये टेस्ट ऑफ एजेंसी का क्या मतलब है सर? टेस्ट ऑफ एजेंसी का मतलब है कि आखिर कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी कहलाएगा तो उसमें क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, उस पर टेस्ट होंगे, है ना? तो पहली बात देखो, वेदर अ पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी। मेरे एक्शन से कोई और बाइंड होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में आया हूं पर मैं बाइंड नहीं होऊंगा, मैं जिसके बिहाफ पे आया हूं वो बाइंड होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। वो आंसरेबल है तुम्हें, मैं आंसरेबल नहीं हूं, मैं तो केवल उसके बिहाफ पे। जिस तरह कंपनी के बिहाफ पे कोई पर्सन तुम्हें कुछ चीज़ सेल कर रहा है, कल को उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आएगी तो वो तुम्हें कहेगा कि इसके कॉल सेंटर पे फ़ोन लगाना, कंपनी से बात करना, वो आपको सर्विस देंगे, मैं तो केवल बेचने आया हूँ।
दैट मीन्स यहाँ पे मेरे और उसके बीच में एजेंसी का रिलेशन है। ये पहला टेस्ट हो गया कि मेरी एक्टिविटी से कोई और रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, कोई और बाइंड हो रहा है। कोई डाउट? आगे देखो, वेदर ही कैन एस्टेब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है, क्या होता है वंशिका? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट only party to contract have right to file a suit on basis of contract। इसको दूसरी भाषा में बोलना है तो जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर सूट फाइल नहीं कर सकती। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, तो या तो ए फाइल करने जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सूट, या फिर बी फाइल करने जाएगा ना। कोई थर्ड पार्टी जाके सूट फाइल करे, क्या ये सेंसिबल बात है? इसमें कोई सेंस नहीं है भाई। जिस पार्टी को परफॉर्म करना था, जिस पार्टी को परफॉर्मेंस लेनी थी, आपस की बात है उनकी, वो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल करना। इसको बोलते हैं प्रिविटी। प्रिविटी मतलब पेरिफेरी, मतलब एक बाउंड्री बना दी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लोग हैं वो ही जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सूट फाइल करने। पर इसके एक्सेप्शन पढ़े थे हमने, बहुत सारे हैं, 5-6 एक्सेप्शन पढ़े थे, याद है? फैमिली सेटलमेंट, बिल्कुल। तो वो इसे ऐसे ही दिमाग में कंसेप्ट की तरह रिवाइज होने चाहिए कहानी। तो यहां पे क्या बोल रहा है वो? वेदर ही कैन मतलब किसकी बात हो रही है? एजेंट की। एस्टेब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हुम, जबकि याद है ना, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल को प्रिविटी में ले आए, मतलब एक्चुअल रिलेशन वो किसका बनवाने आया है? वो तो केवल रिप्रेजेंटेटिव है। एक्चुअल प्रिविटी जिसके बीच में वो क्रिएट करवा सकता है वो होंगे प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। तो जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में प्रिविटी क्रिएट करा दे, तभी आप कह सकते हो कि ये टेस्ट ऑफ एजेंसी है। ये पास हो गए तो आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव थे और आपके और प्रिंसिपल के बीच में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था। तो टेस्ट ऑफ एजेंसी 2 ग्राउंड पे हो गई बात। पहली, मुझ में ये कैपेसिटी है कि नहीं कि मैं प्रिंसिपल को लायबल कर सकता हूं, और दूसरी बात, मेरे पास ये एबिलिटी है या नहीं कि मैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कर सकता हूं बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। If answer to these question is in affirmative, then there is a relationship of agency. कोई डाउट? वही वाली बात है, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आपके और प्रिंसिपल के बीच में जो रिलेशन है वो एजेंसी कहलाएगा। इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि अगर आप किसी के एजेंट हो तो ये 2 पावर आपके पास डेफिनेटली हैं। आप प्रिंसिपल को लायबल करते हो, वो आंसरेबल होता है आपके एक्शन से, आप उसे बाइंड करते हो, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल प्रिविटी बनती है कॉन्ट्रैक्ट की वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी में बनती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं ऑन द इवेंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? आगे देख। Thus, agency is a comprehensive word used to describe relationship between one person and another, where first mentioned person brings the second mentioned person into a legal relation with other. अब ये इसमें रटने की जरूरत नहीं, तुम फर्स्ट मेंशन सेकंड मेंशन की जगह पे आराम से यूज करो एजेंट और प्रिंसिपल। कोई डाउट? इनटू रिलेशन विद अदर्स का मतलब थर्ड पार्टीज। द रूल ऑफ एजेंसी बेस्ड ऑन मैक्सिम। मैक्सिम मतलब मैंने तुम्हें बताया प्रोवर्ब, कहावत है, हमारे यहाँ संस्कृत में है, ये इंग्लैंड वालों के लॉ हैं, इनकी कहावतें लैटिन में गई हैं, है ना, उनकी पुरानी भाषा में। क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, इसको रटने की जरूरत नहीं है, रीड करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है। इसका तो मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? ही हु एक्ट थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। मतलब
आप एजेंट अपॉइंट करते हो अपने बिहाफ पे, इसका मतलब है वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली वो जिम्मेदारी आपकी है। आप वहां प्रेजेंट नहीं हो सकते थे इसलिए उसने एक्टिंग की, बेसिकली वो एक्शंस आपके हैं। एक्टिंग मतलब कोई वैसा मत समझो, एक्टिंग एज अ प्रोफेशन, नहीं नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा है एक्टिंग एक्शन लेने के लिए या एक्टिंग करने के लिए, बेसिकली वो एक्शन या एक्टिंग आपकी है। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलता हूं कि जा ये काम कर दे, तो इसका मतलब हुआ वो काम मैंने किया है, ये ऐसी कहावत समझ में आ गई बात। उस मैक्सिम के बेस पे इसको लॉ बनाया गया एजेंसी को। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट, क्यों ऐसा करना जरूरी था ना यार? सोचो, बिजनेस में मेरे एम्प्लॉय से मैं कुछ भी बोल देता हूं कि ये करके आ जा, तो जिम्मेदारी उसकी कैसे होगी? मेरे ऑर्डर पे, मेरे डायरेक्शन पे गया है वो, अल्टीमेटली जिम्मेदार मुझे होना चाहिए। तो उसी कहावत पे इसको ड्राफ्ट किया गया। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट, हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, नहीं ऐसी बात नहीं है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अ मेजर पर्सन हु हैज साउंड माइंड एंड नो डिस्क्वालिफिकेशन। क्या एक माइनर को ये राइट दे दें, एजेंट अपॉइंट कर दें? माइनर को के ऊपर तो केस करना ही मुश्किल है, वो तो कह देगा मेरे पास तो एबिलिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो माइनर अपने बिहाफ पे एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट करवाने लगे, एजेंट को, मेजर व्यक्ति को एजेंट बना ले और फिर वो खुद माइनर हो, तो क्या एज अ मेजर पर्सन एजेंट अपने प्रिंसिपल को लायबल कर पाएगा? तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ये सब कहानी आने वाली है। तो यहाँ कैपेसिटी का मतलब वहां पे जा रहा है, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट। तो यहाँ साफ लिखा है एनी पर्सन हु हैज अटेंडेड। अगर आप माइनर हो तो आप अपना एजेंट नहीं रख सकते, आपका गार्जियन हो सकता है कोई, एजेंट नहीं। बहुत अंतर है। आपके बिहाफ पे कोई एक्टिविटी कर सकता है जो आपके लिए को बाइंड करती है, लेकिन उस पर्सन को आप एजेंट नहीं बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो लीगली एक दूसरा तरीका है कि माइनर के बिहाफ पे कोई पर्सन काम कर सकता है। तुम्हें याद भी हो कि पार्टनरशिप में भी ये माइनॉरिटी का कंसेप्ट बार बार आता है। कैन माइनर बी अपॉइंटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? पहला आंसर है नो। दूसरा आंसर है एक्सेप्ट इन सिचुएशन व्हेन इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द फर्म। फर्म का बेनिफिट है, माइनर वाइनर की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही? पहले तो बेनिफिट किसका है? फर्म का। दूसरी बात होती है बेनिफिट ऑफ द फर्म, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन अटैच है कि बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए माइनर को रख रहे हो, लेकिन माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा। बात समझ में आई? लेकिन माइनर के किए हुए कामों से फर्म लायबल होगी? बिल्कुल होगी। तो सर यहां तो ये मतलब हो गया कि माइनर हो गया प्रिंसिपल, सॉरी माइनर हो गया एजेंट और फर्म हो गई प्रिंसिपल। लेकिन उल्टा केस सोचो, फर्म की वजह से माइनर लायबल नहीं होगा। मतलब फर्म जब एजेंट की तरह बिहेव करेगी या कोई और पार्टनर एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो माइनर को प्रिंसिपल नहीं बना पाएगा। और मैच हुई कहानी, माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। पार्टनरशिप वाले केस में भी जहां पे एक्सेप्ट करके बोला था कि पार्टनर को, माइनर को पार्टनर बना सकते हो, वहां भी इक्वेशन नहीं बन, मतलब ये मैच हो रही है बात कि माइनर को प्रिंसिपल नहीं बना पा रहे हो क्योंकि उसे लायबल नहीं कर पा रहे हो। वो लायबल कर रहा है तब वो प्रिंसिपल थोड़ी है, वो तो एजेंट बिहेव कर रहा है उस समय। लायबल वो फर्म को कर रहा है, वो लायबल फर्म को कर सकता है। हम पढ़ेंगे एजेंसी में माइनर एजेंट बन सकता है क्योंकि वो खुद लायबल थोड़ी होता है, वो तो प्रिंसिपल को लायबल करता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही कि ऊपर से गई? बता दो। वो पार्टनरशिप में भी ये कहानी टैली है ना, और वो कहानी भूलते रहना चाहिए बार बार, उससे वो ग्रिप में रहती है, क्योंकि वो ना सिर्फ पार्टनरशिप में यूज होती है, वो बहुत सारी जगह पे काम आती है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, एनी पर्सन हु हैज अटेंडेड मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। देखो दूसरी बात आ गई, अकॉर्डिंग टू द लॉ का मतलब एक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है, उसमें लिखा है कि आप कब मेजर होते हो। जनरल एज है 18 ईयर्स, स्पेशल एज है 21 ईयर। कुछ चीज़ों के लिए आपकी मेजॉरिटी 21 साल पे, 99% चीज़ों के लिए मेजॉरिटी 18 साल पे है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो इसलिए ऐसे लिख देते हैं लॉ मेकर्स की अकॉर्डिंग टू द लॉ वी
टू विच ही इज सब्जेक्ट टू, जिस जो लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके अनुसार अगर आप मेजर हो गए हो तो आप एलिजिबल हो अपॉइंट करने के लिए किसको, एजेंट को, है ना। तो जनरल भाषा में समझ लो 18 साल आपकी एज है तो आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। दूसरी बात, आप साउंड माइंड के हो तो ही आप अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। अनसाउंड माइंड में एग्जांपल आते हैं ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मतलब ल्यूनेसी मतलब पागलपन, है ना। बहुत ज़्यादा इल है कोई, बहुत ज़्यादा ड्रंकन है कोई, तो उस समय उस स्टेट ऑफ माइंड को हम एक साउंड माइंड स्टेट नहीं बोलते। इडियोटिक, ल्यूनेटिक, है ना, और ड्रंकन स्टेट और इलनेस। आगे, तो मेजॉरिटी द पर्सन हु इज विद द साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट, दस कंक्लूजन, माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। तो ये एक पहला कंसेप्ट हो गया लीगल कंसेप्ट, बाकी जनरल चीजें तो तुम समझ गए थे। आगे की बात करते हैं, हु मे बी एन एजेंट। अब सवाल है कि सर एजेंट कौन बन सकता है, प्रिंसिपल कौन बन सकता है, वो तो देख लिया। माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता, केवल ऐसा पर्सन जो मेजर भी है और साउंड माइंड का भी है वही प्रिंसिपल बन सकता है। अनसाउंड, ये एजेंट की कहानी समझो। एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट, इवन अ माइनर, अलाउ है, माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंट बनने का मतलब है वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव है, और बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव अगर वो कोई एक्शन करता भी है तो उससे लायबल तो प्रिंसिपल होगा। जैसे मैंने कहा था कि माइनर पार्टनरशिप फर्म में एक्सेप्शन केस में जब आ भी जाता है तो वो एजेंट की तरह बिहेव करके फर्म को लायबल कर सकता है, पर उसे आप प्रिंसिपल बोल के लायबल नहीं कर सकते। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। आगे देख, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मे बिकम एन एजेंट, क्या बोल रहे हैं, माइनर भी बन सकता है और अनसाउंड माइंड का पर्सन भी एजेंट बन सकता है। रीजन सेम है ना, स्पिरिट समझो बात की। लॉ वो कह रहा है कि वो तो पर्सन लायबल होने नहीं वाला, उसके एक्शन से प्रिंसिपल लायबल होने वाला है। अगर प्रिंसिपल को लायबल नहीं होना है तो प्रिंसिपल को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि भैया वो अपना माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन को ना करे अपॉइंट एजेंट की तरह। कर रहा है तो मतलब उसको ये सब चीजें पता है कि भाई वो छोटा बच्चा है या वो अनसाउंड माइंड का है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फिर भी उसने दी है एजेंसी तो सोच समझ के दी होगी, जिम्मेदार तो खुद होना है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे लिखा है, द प्रिंसिपल शैल बी बाउंड बाय हिज एक्ट, तो इसलिए प्रिंसिपल बाउंड रहेगा। एजेंट अगर माइनर है तब भी प्रिंसिपल बाउंड रहेगा, एजेंट अगर अनसाउंड माइंड का है तब भी प्रिंसिपल बाउंड रहेगा। लेकिन बीइंग अ माइनर और बीइंग अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यू कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। तो आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते, एजेंट तो बन सकते हो, कोई समस्या है इसमें। बट एज अ रूल ऑफ कॉशन, है ना, लॉ में आगे लिखा है कि कॉशन मतलब अगर क्या बोलते हैं उसको, सावधानी बरतने के नाम पे ऐसा कहा जाए कि माइनर को या अनसाउंड माइंड को पर्सन को आपको नहीं करना चाहिए एजेंट अपॉइंट, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट से रोका गया है उसको। सोचो ना, एक बच्चे में अच्छे बुरे की समझ नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। या एक अनसाउंड माइंड का मतलब ही हुआ कि उसके पास माइंड नहीं है तो वो खराब है, वो गलत तरीके से सोचने वाला व्यक्ति है, तो उसको नहीं लेना चाहिए डिसीजन, ठीक है। Because he is incompetent to contract, in case of misconduct and negligence, the principal shall not be liable, shall not be able to proceed against him. वो ये कह रहे हैं कि अगर कल को तुम ये कहो कि मिसकंडक्ट किया है, इसमें प्रॉब्लम आएगी, समझना क्या, तुमने एज अ प्रिंसिपल अपने एक पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया, वो माइनर है, ठीक है, बाद में तुम उस पर आरोप लगाते हो कि मैंने इसे जो करने को कहा था या जिस तरीके से करने को कहा था, मेरे एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म एंड कंडीशन इस पे डाली थी करने के लिए कि इसी तरीके से काम करना, वही 1000 रुपए वाला केस ले लो कि 1000 के नीचे नहीं बेचना है तेरे को, कुछ 1000 के ऊपर ही बेचना है, उसने बेच दिया सस्ते में, ऐसे ही बेच दिया। अब तुम चाहते हो कि तुम इसके ऊपर केस कर दो कोर्ट में जाके और इससे कंपनसेशन ले लो, नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, वो माइनर है। तो यू विल नॉट बी एबल टू file a suit against a person who is appointed as an agent, but if he is a minor and if he is a unsound mind, then you cannot file a suit on the basis of agency contract. उसके नेग्लिजेंस, उसके मिसकंडक्ट के नाम पे तुम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर पाओगे, उसके अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर पाओगे। क्या
इस डिसेबिलिटी के होने के बावजूद, जानने के बावजूद तुम उससे अपॉइंट करना चाहते हो, फिर कर लो। आई होप लॉजिक समझ में आया। ऐसे ही डराया था देखो लॉ ने, पार्टनरशिप एक्ट में बात थी कि देखो पार्टनरशिप को, एग्रीमेंट को आप ओरली बना सकते हो, राइटिंग में बना सकते हो, और उसको रजिस्टर कराना भी कंपलसरी नहीं है, ऐसा लिखा है। लेकिन बाद में उसने 3 प्रॉब्लम्स बताई। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया तो आपके पार्टनर के अगेंस्ट आप आपस में जो रिलेशन बनाते हो वो एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है, तो उसके बेस पे सूट फाइल नहीं कर सकते हो। थर्ड पार्टीज आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, पर आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एज अ फर्म सूट फाइल नहीं कर सकते हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर आप फिर भी बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो, करो। ऐसे यहां समझा रहे हैं, बोले कि अलाउ है। एजेंट माइनर हो सकता है, एजेंट अनसाउंड माइंड का हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना कल को उसके मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के ग्राउंड पे आप कोर्ट जाना चाहो और उस एजेंट को लाइबल करना चाहो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जनरल रूल ये है। कोई समस्या? हमने यहां अलाउ कैसे कर दिया फिर जब वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो लाइबल नहीं होंगे। स्पिरिट ऑफ द लॉ तो ये है ना कि भाई हम पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं बना सकते जो लाइबल नहीं हो सके, पर यहां पे तो वो लाइबल वैसे भी नहीं होंगे, तो इसलिए वो इन्वॉल्व हो सकते हैं एज एन एजेंट। पर ये याद रखना, तुम उनके ही अगेंस्ट केस करने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तुम थोड़ा सा कहानी समझ रहे हो, लॉ मेकर्स ने क्या सोच समझ के क्या चीजें बना दी है ना, और सेंसिबल भी है, ऑब्वियस बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। P अपॉइंट्स Q। कौन किसको अपॉइंट कर रहा है? P मतलब प्रिंसिपल, Q मतलब एजेंट। अ माइनर, ये किसकी बात हो रही है? Q की। Q जो कि एक माइनर है। टू सेल हिज कार फॉर नॉट लेस देन 2,50,000। वैसी बात हो गई कि 2.5 लाख से नीचे मेरी कार मत बेचना, पर मेरी कार बेच दो, तुम मेरे एजेंट हो। इसका मतलब ये हुआ Q अगर 2.5 लाख या उसके ऊपर किसी से सौदा करके आता है, कॉन्ट्रैक्ट करके आता है थर्ड पार्टी से, तो मुझे कार देनी पड़ेगी और वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, है ना। क्यू का कमीशन कितना है, क्या है, वो हमारे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, वो मैं उसे दे दूंगा। इस तरह का एक सेटअप है। अब क्या होता है, क्यू सेल इट फॉर 2 लाख। उसने करी ना गड़बड़, टर्म एंड कंडीशन में लिखा था कि 2.5 लाख के ऊपर बेचना है, उससे कम में नहीं बेचना है, उससे 2 लाख में बेच दी। अब तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी इच्छा होगी कि चलो एक काम करता हूँ, ये क्यू ने गलत किया, मैं इसको पनिशमेंट दिलवाऊंगा, कोर्ट ले जाऊंगा, इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ले जाऊंगा। तो कोर्ट तुम्हें डांट लगाएगी कि दोबारा आना नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, तुम माइनर के अगेंस्ट केस लेके आए हो, वो माइनर लाइबल हो ही नहीं सकता, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर लाइबल हो ही नहीं सकता। P विल बी हेल्ड बाउंड। देखो किसको जिम्मेदार ठहरा दिया? P को ही। और बोला कि ट्रांजैक्शन तो हो गया माइनर ने, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और आपको 2 लाख में अब कार बेचनी भी पड़ेगी। फर्दर शैल हैव नो राइट अगेंस्ट क्यू, और तुम्हारा कोई क्यू के अगेंस्ट राइट। यही क्यू अगर माइनर नहीं होता तो डेफिनेटली आप क्यू के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते थे फॉर क्लेमिंग द कंपनसेशन फॉर हैविंग नॉट ओबेइंग द इंस्ट्रक्शंस, since Q is a minor and the contract with minor is void ab initio. void ab initio का मतलब होता है from beginning, और इसका दूसरा टाइप होता है subsequently void होते हैं जो चीजें जो बाद में impossible हो जाती हैं to perform due to illegality और impossibility to do actions। ठीक है, ये जनरल रूल्स में हमने जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तब ये बातें समझी थी। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, ये बात मैं ऑलरेडी शुरुआत में ही बोला था। एजेंसी बनाने के लिए कंसिडरेशन होना कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्शन में आता है ये कंसिडरेशन के। जनरल रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के बन ही नहीं सकता, पर उसके एक्सेप्शंस थे। उसमें से एक ये भी था, एक बेलमेंट भी था, बेलमेंट में भी हमने पढ़ लिया, यहां भी आ गया। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। सवाल बात ये नहीं कह रहे कि कंसिडरेशन होना नहीं चाहिए, बहुत अंतर है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन के साथ बना लो एजेंसी, कंसिडरेशन के बिना बना लो एजेंसी।
है ना। मेरे फादर मुझे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाए तो कोई जरूरी थोड़ी मेरे और फादर के बीच में कंसिडरेशन हो। तो क्या ये वैलिड अटॉर्नी नहीं है? ये वैलिड अटॉर्नी है, और ये वैलिड है कि मैं एजेंट हूं और मेरे एक्शन से वो बाइंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फादर अगर किसी को कमीशन एजेंट बना के काम सौंप दे तो भी वैलिड है। तो बात यह है कि कंसिडरेशन होना नेसेसरी नहीं है, होगा तो भी वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नहीं होगा तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है ना। लेकिन वो कैपेसिटी वाली बात इंपॉर्टेंट है। माइनर और अनसाउंड माइंड का पर्सन प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब वो प्रिंसिपल नहीं रह सकता, वो किसी को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। आगे देख, द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। वो बोल रहे हैं कि आपने जिम्मेदारी ले ली, यही कंसिडरेशन मान लो, मतलब फर्दर किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट। In the word of Desai J of Supreme Court of India, the relation of agency arises whenever one person called the agent has the authority to act on behalf of another called the principal and consents to act. The relationship has genesis in a contract. क्या हम इसको रटना चाहते हैं? नहीं। क्या हमने जो बात पढ़ी है वही सेंस निकल रहा है कि कोई और सेंस निकल रहा है? तुम बता दो, पढ़ के बता दो, कोई दिक्कत है? नहीं, सब डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं। द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट मे बी क्रिएटेड इन एनी वे ऑफ द फॉलोइंग वेज। द अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये वर्ड मैंने इसीलिए शुरू से बोलता हूं, इनको पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, ये बहुत सारी जगह काम आने वाले। एक्सप्रेस होता है वर्ड्स में और इम्प्लाइड होता है बाय एक्शंस। तो एजेंसी वर्ड्स में भी बनाई जा सकती है, मतलब वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स में भी ड्राफ्ट किया जा सकता है, पेपर पे लिख के, बोल के, ओरली भी, राइटिंग में भी। ये वर्ड्स हुए और ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एक्शन से भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, दोनों तरीके। According to section 186, the authority of an agent may be express or implied. Definition of express and implied authority. Express authority means the authority said to be express when it is given by words. देखो वही लैंग्वेज आएगी हाथ में, एक्सप्रेस अथॉरिटी। अब मैंने केवल उस वर्ड को समझाया था, एक्सप्रेस किसको बोलते हैं। अब वो एक्सप्रेस के पीछे अथॉरिटी जोड़ दी, तो सीधी बात है कि वो अथॉरिटी जो वर्ड्स में दी गई है कि तुम मेरे बिहाफ पे ये करना, तुम मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंट करना, वहां जाके वर्ड्स में बोली गई है या लिख के दी गई है, तो एक्सप्रेस अथॉरिटी। स्पोकन और रिटन। एग्जाम्पल देखो, ए इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, वो रहता है दिल्ली में। ही हैज अ हाउस इन कोलकाता, उसके पास एक और घर है कोलकाता में। ए ऑथराइजेस बी, बताओ कौन प्रिंसिपल कौन एजेंट? ठीक है, अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी। मैंने कहा इसको लीगल भाषा में पावर ऑफ अटॉर्नी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी इज नथिंग बट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। बी को अपॉइंट किया एज अ केयर टेकर ऑफ हिज हाउस, घर की देखरेख करने के लिए उसको अपॉइंट कर दिया है। एजेंसी क्रिएटेड बाय, मतलब उसको अथॉरिटी दी ना घर की देखरेख करना, मतलब कोई आएगा नहीं आएगा तुम्हारी परमिशन से आएगा नहीं। आई होप मेरी बात समझ में आई। टेक केयर करने का एक तरह से अथॉरिटी देना हुआ। तो ये एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी है वहां पे, राइटिंग में डॉक्यूमेंट लिख के दिए ये पावर। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ अटॉर्नी एंड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट तो ओरली भी हो सकता है, एक्शन से भी हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी वो वाला एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है जो राइटिंग में किया गया है और प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी एक्सप्रेसली किसी एजेंट को दी है ना। टेक्निकल अंतर समझ में कैसे लैंग्वेज बनाते हैं अपन। इफ अ कस्टमर ऑफ अ बैंक, ठीक है, बैंक का कस्टमर है, विशेस टू ट्रांजैक्ट हिज बैंकिंग बिजनेस थ्रू एन एजेंट। वो सोचता है यार मैं बैंक रोज नहीं जा पाता हूं, मैं किसी को अपना एजेंट बना देता हूं और जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मुझे करने होते हैं, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, चेक बुक इशू कराना,
वो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ये मेरे बिहाफ पे करेगा। द बैंक विल रिक्वायर रिटर्न एविडेंस। बैंक को जब हमने ऐसा कहा कि यार मेरे बिहाफ पे ये पर्सन आएगा, तो बैंक ने कहा इस बात का रिटर्न एविडेंस दो कि तुम इसको ये अथॉरिटी दे रहे हो ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट। विल नॉर्मली आस्क टू सी रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। तो वो एक्चुअली में खुद का फॉर्म भराते हैं बैंक वाले, प्लस तुमसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं। अभी एक कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के बिहाफ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसे। कंपनी तो अपना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अकाउंट उसी के नाम से है बैंक में, कंपनी के नाम से, पर सिग्नेचर मेरे चल जाते हैं। तो मैं एक तरह से उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी तो होल्ड कर रहा हूँ। एक पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने साइन की है और एक फॉर्म भरा है उनका, जिसमें कंपनी के बिहाफ पे मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं ट्रांजैक्ट करूंगा बैंक के साथ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ऐसा पर्सन के बिहाफ पे भी होता है। कोई डाउट? अभी कोई बड़ी शॉप के सेठ जी हैं, तो वो सेठ जी रोज बैंक जाते होंगे क्या? उनका कोई एम्प्लॉय होगा जो बैंक जाता है, रोज पैसे जमा करता है, पैसे निकालता है। उसको इस तरीके के सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे तो उसके 10 बैंक में ट्रांजैक्शन होते हैं, और हो सकता है 2-4 सिटी में होते हैं। तो बिना पावर ऑफ अटॉर्नी और बिना इन सपोर्ट्स के ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो बिजनेस कैसे होगा? ठीक है। अगला है एम्प्लॉयड अथॉरिटी के एग्जांपल। एम्प्लॉयड अथॉरिटी किसको बोलेंगे? एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड। कोई अथॉरिटी इम्प्लाइड कब कहलाएगी? व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियों की वजह से किसी को एजेंट बना रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अथॉरिटी क्यों गई? परिस्थितियों की वजह से अथॉरिटी चली गई। एक्चुअली किसी ने किसी को अथॉरिटी दी नहीं थी, ओरल वर्ड्स में, रिटन वर्ड्स में इंटेंशंस नहीं थे, परिस्थितियों की वजह से चली गई। इसको लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं? हमेशा इसी तरह के वर्ड आएंगे। देखो, इट इज इन्फर्ड। इन्फर्ड मतलब ये आ गई है अपने आप। इन्फ्रेंस है इसका, किसकी वजह से? सर्कमस्टांसेस की वजह से। इट इज इन्फर्ड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस। दूसरा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कॉमा लिखा है। तो या तो परिस्थितिवश आपके पास अथॉरिटी आ गई है, या फिर एक्शन से पता चला कि आपके पास अथॉरिटी आ गई है। एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग। तो वो कह रहे हैं व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कंडक्ट ऑफ द पार्टी एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग मे बी अकाउंटेड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है। Express authority means authority inferred due to circumstances or due to conduct of party. That's it. Sufficient. बात समझ में आई? If a person realizes a rent and give it to the landlord, he impliedly acts for the landlord as agent. Suppose मैं और मेरा फ्रेंड एक फ्लैट पे रेंट पे रहते हैं। मेरा फ्रेंड की ने ही वो फ्लैट रेंट पे लिया था, ठीक है। मैं अलग एडजेसेंट फ्लैट में रहता हूँ, वो अलग फ्लैट में, मैं अलग फ्लैट में। उसका मेरा रेंट में देता हूँ, उसका रेंट वो देता। वो बाहर चला गया किसी काम से, रेंट की डेट आ गई थी, उसने मुझे फोन करके कहा यार तू दे दे। तो उसने मुझे पैसे ट्रांसफर किए, मैंने अपना और उसका रेंट, मेरे रेंट दिया। ये नॉर्मल केस है, बीइंग मेरी तरफ से दिया, लेकिन उसका रेंट मैंने रिप्रेजेंटेटिव बन के दिया। समझ में आई मेरी बात? तो मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो मेरा प्रिंसिपल हो गया, मैं उसका एजेंट हो गया। ये बाय कंडक्ट या ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या बन गया? एजेंसी। बात समझ में आ गई? ऐसे ही सपोज मेरा एक फ्रेंड है, वो लैंडलॉर्ड है, मैं किसी सिटी में गया हुआ था, वहां उसका फ्लैट था, एक किराएदार रहता था, मैं वहां था, उस व्यक्ति ने, वो जानता था मुझे भी और उसे भी, उसने मुझे रेंट दे दिया, बोले कि अपने फ्रेंड को दे देना यार, कैश ही ले जाओ। ये भी सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तो ऐसे ही लिखा है, इफ अ पर्सन रियलाइजेस रेंट एंड गिव इट टू लैंडलॉर्ड, मुझे रियलाइज हो गया और मैंने उसे लैंडलॉर्ड को पहुंचा दिया, तो बेसिकली ये इम्प्लाइडली एक्शंस हुए, इम्प्लाइड एक्शंस हुए, और ये इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू एक्शन ऑफ पार्टीज। एक एग्जांपल और पढ़ लेते।
ए ओन्स अ शॉप इन सीलमपुर, तो एक सिटी में ए के पास एक शॉप है, लिविंग हिमसेल्फ इन कोलकाता, और वो सीलमपुर में नहीं रहते हैं, वो कोलकाता में रहता है ए, शॉप दूसरी सिटी में, विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, कभी कभी वो शॉप को विजिट करता है, द शॉप इज मैनेज बाय बी, शॉप को मैनेज कौन कर रहा है, बी, ही इज इन द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए, मतलब बी कैसे काम करता है, शॉप के लिए जब भी वो गुड्स मंगाता है तो जिससे मंगाता है उसका नाम है सी, सी से शॉप के लिए गुड्स मंगाता है, और किसके नाम पे मंगाता है, ए के नाम पे, जबकि मैनेज खुद करता है बी, फॉर द पर्पस ऑफ द शॉप एंड पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड विथ एज नॉलेज, वो शॉप ए की है, बी तो केवल मैनेजर है, ए के नाम पे बिल बनाता है, ए के नाम पे पैसे देता है, ए के नाम पे गुड्स मंगाता है, बी केवल मैनेज कर रहा है, ए उस शहर में या उस शॉप के शहर में नहीं रहता है, कभी कभी ए घूमने जाता है, तब वो शॉप ओकेजनली विजिट कर लेता है, ये सेटअप है। बी हैज एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी फ्रॉम ए, यहां कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, एक्शन से पता चल रहा है कि बी ए का क्या है, एजेंट। ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हुए, बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। कोई शॉप पे तुम अपने फादर के साथ या किसी के साथ, ब्रदर, बड़े ब्रदर के साथ जाते आते रहते हो, ठीक है, वो शॉप के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप हो गए कि हाँ हर बार हमसे सामान लेके जाते हैं। एक बार आपके ब्रदर के बिना ही आप चले गए, शॉपकीपर से आपने सामान लिया और बोले पैसे भैया से ले लेना, आप आ गए, अब एक्चुअली ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इम्प्लाइड हो गया, कहीं किसी को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी गई, कहीं किसी से कुछ राइट नहीं दिए गए, किसी को कुछ नहीं समझाया, एक्शन से ही अपने आप तुमने एक्ट किया, उससे लायबल हो गए तुम्हारे भैया। आई होप मेरी बात समझ में आई। ऐसा इन जनरल होता है, यही ये दोनों के बीच में हो रहा था, बी सब कुछ ए के नाम पे करता था, मैनेजर था, और किसी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं पड़ी उन पार्टीज के बीच में, तो ऐसा माना जाएगा ऑटोमेटिकली कि ए प्रिंसिपल है और बी एजेंट है। कल को बी भाग गया, बी पैसे नहीं देगा, तो सी किसका कॉलर पकड़ने जाएगा, ए का, सीधी सी बात है। अगर तुम सामान लेके गए हो, भैया अगली बार जाएंगे तो भैया को बोलेंगे कि भाई वो आपके जो रिलेटिव थे वो सामान ले गए, आप उसके पैसे दे दो। आई होप सीधी सी बात है। तो बस यही एजेंसी है, और क्या, ये एम्प्लॉयड एजेंसी है। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, ज्यादा हो रहा हो तो अब इस पे रुक के थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाँ